क्या हो रहा है बैनुल अक़वामी सतह की कुछ बड़ी खबरें हैं। गजा की सूरत हाल पर हमारी मुसलसल नजर रहती है, 40वां दिन है, उस तरफ भी चलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पर बिलखुसूस हमारी नजर इस प्रोग्राम के जरिए और अलग अलग कुछ फैसले या फिर इंतजामी सतह पर जो इकदाम उठाए जाते हैं उसके मुतल्लिक आपसे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे और साथ साथ अपडेट भी किया जाएगा। कुछ सियासी बयानबाजी, जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल के मुतल्लिक भी कुछ अहम तरीन बयानात, इस ताल्लुक से भी आगे चलकर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम सलाम जेके में श्रीनगर स्टूडियो से एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, वो हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे और साथ ही साथ दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, फीडबैक हम तक पहुंचाइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात या अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा इस प्रोग्राम के मुतल्लिक, और जो कमियां हैं उनको दूर करने में हमारी मदद और ताउन करें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आज के दिन की बात होगी, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है। आज 15 नवंबर है, साल 2023, ये सेकेंड लास्ट महीना है और 15 तारीख यानी आज के दिन इतिहास में कुछ अहम तरीन वाक़यात हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद ऐसे वाक़यात जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो शुरुआत सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे। 15 नवंबर को कई अहम तरीन शख्सियात हैं जो आज के दिन पैदा हुई और कई का इंतकाल आज के दिन हुआ है। और तारीख के आईने में आज पता चलता है कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक, ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जब आप देखते हैं तो 15 नवंबर को आज ही के दिन 1830 में समाजी मुसल्ला राजा मोहन राय इंग्लैंड के लिए आज के दिन रवाना हुए। साल 1875 में अजीम मुजाहिद आज़ादी और कबायली रहनुमा बिरसा मुंडा की पैदाइश हुई। आज उन्हें भी खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कबायलियों के लिए जो काम उनकी तरफ से किया गया, उनकी खिदमात को याद किया जाता है। साल 1988 में आज ही के दिन PLO के सदर यासिर अरफात ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत करार दिया। साल 2000 में नवंबर 15 को झारखंड हिंदुस्तान की 28वीं रियासत बनी, अलग झारखंड को बिहार से किया गया। 2012 में तकरीबन 10-11 बरस कबल शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नई जिम्मेदारी मुल्क के अंदर उनको दी गई, जो मौजूदा वक्त में तीसरी मरतबा या तीसरा टेन्योर उन्होंने बतौर चीन के सदर संभाला है। साल 2013 में मशहूर संत कृपालू महाराज का भी इंतकाल आज के दिन हुआ। 1972 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने मशरकी जर्मनी को तस्लीम करने का फैसला सरकारी तौर पर लिया। इसके अलावा 1961 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एटमी हथियारों पर रोक लगाने की आज के दिन पहल की थी। वो अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर बाद में एग्रीमेंट्स हुए, दोबारा मुख्तलिफ मालिक ने कोशिशें की, लेकिन दूसरे के लिए खतरा नहीं बनेंगे, दूसरे की सलामती के लिए कोई धचका नहीं होगा, ये उस वक्त क्लियर किया गया और मुख्तलिफ मालिक ने इसके लिए हल्फ भी उठाया। तो 1961 में आज के दिन यह अहम तरीन कोशिश हुई है। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक चंद अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सीधा प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, एक एक करके आपके सामने खबरें रखनी। और सबसे पहले इजराइल और फ़लस्तीन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हमारी नज़र जाएगी। और आज खबरों का आगाज़ गजा पट्टी की सूरत हाल से, लेकिन इन खबरों का भी जम्मू कश्मीर के साथ लेना देना है। लेकिन इसके लिए हम श्रीनगर स्टूडियो चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नाजरीन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फ़िलहाल खबर का आगाज़ करते हैं फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई के हवाले से, जहां से 1 महीने से ज़्यादा वक्त इस लड़ाई का हो चुका है और सबकी नज़रें वहां पर फंसे उन सिविलियंस की है जो रफा बॉर्डर पर है या जो वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। तो इस बीच एक खबर गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताई थी कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून भी गजा के अंदर है और वो वहाँ से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश में है। लेकिन अब अच्छी खबर जो सामने आई है वो यही आई है कि कश्मीरी खातून जो गजा के अंदर है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रफा बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जब रफा बॉर्डर को क्रॉस किया है तो दफ्तर खारजा के जो जिम्मेदार है उन्होंने तस्वीर जारी करते हुए कहा कि जो मिशन वहाँ पर काम कर रहा है, भारत के जो सफारतकार के जो अफसरान वहाँ पर है, जो अमला वहाँ पर है और लगातार जो मुख्तलिफ शहरियों को मुआवनत और मदद वहाँ पर दे रहे हैं, उन्होंने इस खातून को भी मदद दी है। लुबना
اور ان کی بیٹی بحفاظت رفح بارڈر سے ایجپٹ کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے۔ بڑی خبر اس وقت سامنے آئی اور اس بات کی تصدیق خود دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بھی صاف کر دی گئی، اور اس طریقے سے جو تذبذب اور اضطرابی کیفیت پچھلے کئی دنوں سے سری نگر اور صوبہ کشمیر کے اندر چل رہا تھا کہ جو کشمیری خاتون غزہ کے اندر پھنسی ہے کیا وہ بحفاظت نکل پائے گی، فائنلی رات دیر گئے غزہ بارڈر کو یعنی رفح بارڈر کو انہوں نے کراس کر لیا ہے، اور رفح کراسنگ سے وہ ایجپٹ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ روانگی کے فوراً بعد دفتر خارجہ کی طرف سے تصویر جاری کرتے ہوئے صاف کر دیا گیا کہ پچھلے کئی دنوں سے دفتر خارجہ کے ذمہ داروں اور افسروں کے ساتھ وہ رابطے میں تھی، اور کل جب تمام تر ضروری لوازمات پوری کی گئی تو انہیں اہل خانہ کے ہمراہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا جب ان کی روانگی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کے اندر اب رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نقل مکانی کر کے اپنے اہل خانہ کے پاس ایجپٹ جانا چاہتی ہے، اور باضابطہ طور پر انہوں نے چند دن پہلے غزہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے رفح بارڈر کی اور کوچ کیا تھا، لیکن فائنلی رات دیر گئے انہیں یہ کامیابی ملی ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پر دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے تصویر جاری کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا ہے کہ کس طریقے سے خاتون کو راہداری ملی اور وہ بحفاظت ایجپٹ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ چلیے یہ تو غزہ سے ایک خبر تھی، اب ذرا ساتھ ساتھ دیگر اپڈیٹس کی طرف بھی چلیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کیوں لوگ یہاں پر گھر بار چھوڑنے پر یا علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور بڑی اور اہم خبر جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے کہ کشمیری خاتون جو بمشکل اس علاقے سے نکلی ہے لیکن بھارتی حکام کی مدد سے اس کو ایجپٹ پہنچا دیا گیا ہے، اور فی الحال فکر کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ایک خبر ساتھ ساتھ غزہ کے اندر آج 40واں دن ہے، اور آج 40ویں دن بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے مختلف علاقوں کے اندر کاروائیاں تیز ہوئی ہیں، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ کے الشفا اسپتال میں IDF داخل ہو چکی ہے۔ بڑی خبر کہ حماس گروپ کے تمام اراکین جن کو IDF کہہ رہا ہے کہ اندر موجود ہیں ان سے ہتھیار ڈالنے کی لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے، اور غزہ شہر کے اندر ایمبولینس سروسز ہوں، امدادی خدمات ہوں، بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا، وہ یہ کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کی اس کی نیت ابھی ہے، کیونکہ ترمیمی جنگی بجٹ جو تھا وہ اسرائیلی حکومت کی کابینہ کی طرف سے اس کو منظوری دے دی گئی ہے۔ تو دو بڑی خبریں، ایک تو اس جنگ کو شاید آپ ابھی رکتے ہوئے نہ دیکھ سکیں کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس دوران بڑا فیصلہ اسرائیلی حکومت بنجامن نیتن یاہو کی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی کابینہ کی طرف سے لیا گیا۔ مزید پیسہ خرچ کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی ظاہر کی، ایک تو اس بجٹ کو منظوری، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی فوج بالآخر 40 دنوں کے بعد IDF جو ہے وہ اس وقت الشفا اسپتال جس کو اب تک محاصرے میں 48 گھنٹوں سے رکھا گیا تھا اس کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ حماس گروپ کے اراکین سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی جا رہی ہے، اور IDF کا یہ موقف ہے کہ اس اسپتال کے اندر بھی کئی یرغمالیوں کو رکھا گیا تھا، ان کو ڈھال بنا کر استعمال کیا گیا، ہتھیار یہاں سے برآمد ہوئے ہیں، یعنی حماس کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور اب فوری طور پر خالی کرنے کے لیے اشفاق کہا جا رہا ہے، چاہے وہ مریض ہوں، نوزائیدہ بچے ہوں، ڈاکٹرز ہوں، تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر اسپتال کو خالی کر دیں۔ بڑی خبر اس وقت یہی ہے کہ جو الشفا اسپتال ہے جس کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار خبریں آ رہی تھی، اس بیچ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا یہ بڑا دعویٰ ہے کہ اس اسپتال کو حماس کے جنگجو اور جو انتہا پسند ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور زیر زمین سرنگیں بنائی گئی ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے جنہیں حماس کی طرف سے باضابطہ طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ تاہم اس بیچ خبر جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ فائنل اسالٹ آپریشن کی تیاریوں میں اسرائیلی ڈیفنس فورس لگ چکی ہے، اور پینٹاگن نے بھی اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر حماس کے خاتمے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تاہم اقوام متحدہ نے غزہ کے اندر صورتحال پر جہاں تشویش کا اظہار کیا ہے، وہیں پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور صحت شعبے سے وابستہ افراد کی طرف سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایمبولینس سروس غزہ کے آس پاس کے علاقے کے اندر منقطع ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ حماس کی طرف سے امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی پر اسرائیل نے الشفا اسپتال اور دیگر شفا خانوں کے اوپر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں نہتے نوجوان اور بچے بوڑھے جو ہے وہ ہلاک
हुए हैं और कई लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, यह हमास का बयान भी आया है। इस बीच कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और 1200 से ज़्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर अभी तक जो है वो सामने आ रही है मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से। और इस बीच बड़ा और अहम फैसला बेन्यामीन नेतन्याहू की तरफ से कल रात देर के लिया गया, जब वज़ीर ख़ज़ाना इजराइल ने इस बात का ऐलान किया कि जंग को लेकर जो सरमाया चाहिए उस सरमाया की बरामदगी के लिए, उस सरमाया की वसूलियाबी के लिए बजट को रीएलोकेट किया जा रहा है और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर इजरायली हुकूमत की तरफ से मंजूरी जो है वो दे दी गई है, जिसके बाद ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में न तो जंगबंदी का कोई इम्कान रोशन होता हुआ नजर आ रहा है और ना ही गजा के अंदर कुश्त खून का ये जो खेल है ये कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफैन न तो हमास की तरफ से कोई पेशकदमी की जा रही है और ना ही इजराइल की तरफ से कोई नरमी दिखाई जा रही है। इस बीच लगातार लाखों लोग जो है वो गजा पट्टी को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और लगातार पनाह गुज़ीरों की तादाद इजिप्ट बॉर्डर पर बढ़ रही है। बात जहां अमेरिका हम इजराइल और फलस्तीन की कर रहे थे, उस बीच सबकी नजरें जो बाइडन और चीनी सदर पर भी है, क्योंकि जो बाइडन और चीनी सदर के बीच मुलाकात तय है और इस मुलाकात के बीच इजराइल और फलस्तीन के मामले पर भी दोबारा गुफ्तगू होगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस की तरफ से भी कर दी गई है कि जो बाइडन और जिनपिंग के बीच मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात बुधवार की शाम को हो सकते हैं। और इस सिलसिले में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट सैन फ्रांसिस्को अंदर के होने जा रही है, उस सिलसिले में जो बाइडेन इंतजामिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये हुआ है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो बाइडेन और जिनपिंग जो रूसी चीनी सदर है उसके बीच मुलाकात तय पाई गई है और ये मुलाकात के दौरान जो ताज़ा तरीन सूरत हाल फलस्तीन और इजराइल की बनी हुई है उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। इस बीच होती यानी यमन के अंदर भी सूरत हाल कशीदा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यमन के अंदर जो फलस्तीनी हक के अंदर लोग हैं और जो वहाँ पर मुसल्लह अफराद हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो समंदर से इजराइल के वॉरशिप्स पर या इजराइल के जहाज़ों पर हमला करेंगे, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। कुल मिलाकर अगर आप इस वक्त की अहम और बड़ी खबर देखेंगे, 2/3 आबादी गजा पट्टी की जो है वो इलाके को छोड़ चुकी है और मुट्ठी भर लोग ही सिर्फ वहाँ पर है जो या तो हमास के हामी है या किसी न किसी तरीके से वहाँ पर रुकना चाहते हैं ताकि इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो कुल मिलाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम तरीन इजलास जो होने जा रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट जो सैन फ्रांसिस्को अंदर होने जा रही है और माना जा रहा है कि 2021 के बाद दूसरी मर्तबा होगा जब चोटी के दो नेता, एक तरफ से जो बाइडेन अमेरिका के और दूसरी तरफ से चीन के सदर एक साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तिजारत पर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इस खित्ते के अंदर जो फसाद ज़दा इलाका इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है और दुनिया भर की नज़रें वहाँ पर है, इस इलाके को किस तरीके से अमन का गहवारा बनाया जाए, इस हवाले से बड़ी इतला और ख़बर जो है वो सामने आ रही है। चलिए खबर चीन के हवाले से, लेकिन साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जब चीन के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, चीनी सदर के साथ मुलाकात होने जा रही है, तो इसी दौरान बड़ी खबर यह है कि उनकी तरफ से कोशिशें ये भी हुई हैं कि वो इजराइल के साथ अब तक इस मामले पर बातचीत करते रहे। 40 रोजा जंग में अभी तक कहीं पर उतार चढ़ाव तो देखे गए हैं, लेकिन यरगमालियों की रिहाई की कोशिश पर जहां पर बातचीत अमेरिकी सदर ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की है, मगर अस्पतालों के इस्तेमाल जो हमास ग्रुप्स के लोग जो अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी तक दावा आईडीएफ कर रही थी, उस बयान की भी हिमायत की गई है और उस मौक़िफ़ के साथ अमेरिका खड़ा है। वॉशिंगटन से बयान जारी हुआ है जिसमें एक बार फिर से यह तस्दीक की गई कि जो कार्रवाइयां की जा रही हैं या फिर जो इजरायली फोर्सेस अभी तक कार्रवाइयां कर रही हैं, ग्राउंड इन्वेजन में अस्पतालों तक वो पहुंची है, बड़े अस्पतालों पर उसने धावा बोला है, उसके साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है। गजा जंग पर व्हाइट हाउस का ये ताज़ा बयान जिसमें बाइडेन की नेतन्याहू के साथ तवील गुफ्तगू हुई है, इसकी तस्दीक वॉशिंगटन से तर्जुमान की तरफ से की गई, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि यरगमालियों की रिहाई की कोशिश पर एक बातचीत हुई है कि
कैसे उन तमाम लोगों को जो 7 अक्टूबर के हमले में यरगमाल बनाए गए शहरी हैं उनको छुड़ाया जाए, और दूसरी बात ये कि अस्पतालों के इस्तेमाल पर जो अब तक बयान इजरायली हुकूमत की तरफ से या इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आ रहे थे उस पर भी बयान सामने आया है। इसके साथ साथ अल शिफा अस्पताल, गजा स्ट्रिप के जो आसपास के बाकी अस्पताल हैं जिसमें टनल्स हैं, अस्पतालों के नीचे ठिकाने बनाए गए हैं, ये अब तक आईडीएफ की तरफ से कहा जाता रहा है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई कि अमेरिका इस बयान की हिमायत करता है। इतना ही नहीं, कहा गया कि हमास के साथ साथ फलस्तीन की जो इस्लामिक जिहाद के मेंबर्स हैं वो इस वक्त पूरा जो कंट्रोल उन्होंने संभाला है। अल शिफा गजा सिटी का जो सबसे बड़ा अस्पताल, जिसकी खबर पहले आपके सामने रखी है, उस अस्पताल से वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कहा गया कि वहां पर हथियार भी रखे गए थे और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन की जो इस वक्त चल रहा है उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां और मौसर इकदाम उठाए जा सके, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशंस इस बड़े अस्पताल से की गई थी अमेरिका के इस मौकिफ के मुताबिक, जो जो बाइडन की इंतजामिया इस वक्त मान रही है। ये तो एक खबर, लेकिन साथ साथ इशफाक, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी फिर से कशीदगी बढ़ रही है और खतरात काफी ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जो सूरत हाल इस वक्त समुद्री इलाकों में है, हथियारों की तैनाती और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि फलस्तीन और इजराइल के बीच तो जंग जारी है, लेकिन इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच भी एक बार फिर महाज गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिफाई और अस्करी ज़रायों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरी बेड़े और समंदरी अफवाज की तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई है कि किसी भी वक्त कहीं पर भी टारगेट को हिट किया जाएगा। दिफाई और अस्करी ज़राया के मुताबिक अमेरिका के एयरक्राफ्ट और जो बॉम्बर्स है वो गल्फ के ऊपर से गुजर रहे हैं और लगातार वो इस बात की तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो अमेरिका की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना भी बनाया जाएगा। अमेरिका की तरफ से पिछले एक हफ्ते से लगातार तैयारी की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट जो है की जाए और कहीं पर भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की बात हो, यमन के अंदर हौथियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात हो, या ईरान के अंदर कहीं ठिकाने को निशाना बनाना हो, तो उस सिलसिले में यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। व्हाइट हाउस के जो दिफाई तर्जुमान है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कई फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक और हैवी बॉम्बर्स अमेरिका के जो है वो अपने अपने हदफों पर पहुंच चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो कहीं पर भी निशाना साधा जा सकता है। जिसके बाद अभी इजराइल फलस्तीन का महाज तो गर्म था ही, इस बीच अमेरिका ईरान के बीच भी महाज गर्म होते हुए नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में मजीद कशीदगी इस पूरे मामले में बढ़ सकती है। एक बड़ी खबर अमेरिका के दिफाई और अस्करी ज़रायों की तरफ से सामने आई है और इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया की अक़वाम आलम ने अमेरिका से बिल्कुल न्यूट्रल रहने की जहाँ दरख्वास्तें की हैं, वहीं पर ईरान अमेरिका की पेशकदमी और ईरान अमेरिका के बीच तलक कलामियों पर भी जायजा लेने के लिए लीडरों से कहा गया। ताम बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। दावा पेश किया गया है व्हाइट हाउस के दफ्तर खारजा और व्हाइट हाउस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से। ये थी बातें जनाब अमेरिका की, इजराइल की, फलस्तीन की, और मामला जहां न कहीं जम्मू कश्मीर तक भी आ रहा था तो हमने वो डिटेल्स आपके सामने रख दी है। फटाफट से जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं सियासत की, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। जहां एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने बयान देते हुए गर्माहट पैदा की, वहीं पर दिफा के तौर पर जवाबी बयान भी सामने आया है और माजी की यादों को ताजा करते हुए कहा गया कि किस तरीके से अफवाज का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, साबिक एमएलए टंगमर्ग ने दिल्ली से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश की। ये टंगमर्ग के अंदर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि गुलाम हसन मीर जो उस वक्त वजीर भी थे, किस तरीके से वो तमाम तर हैंड इन ग्लाउज में हालात को बिगाड़ने और हुकूमत को डिसेबल करने की कोशिश कर रहे थे। इल्जाम उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाया गया। जवाब अगरचे अपनी पार्टी के सरबराह का भी सामने आया, ताहम मजीद क्या कुछ इसमें है, डिटेल के साथ आसिफ रशीद आपके सामने।
प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा था तो उसी दौरान ये बड़ा बयान सामने आया और इसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से बैक टू बैक तीखे वार किए गए। कभी निशाने पर बीजेपी थी तो कहीं पर उनने दीगर तमाम उन जमातों को जिसमें अपनी पार्टी का नाम लिए बगैर उनने और साबिक एमएलए को उनने रेफर करते हुए सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया और बड़ा संगीन इल्ज़ाम था कि ये बयान मेरा नहीं है बल्कि हवाला यहाँ पर साबिक फौजी सरबराह का उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के अंदर इस वक्त वजीर हैं और ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि उनके हैं कि हमने टंगमर के एमएलए को नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने के लिए और हालात को खराब करने के लिए उस वक्त पैसे दिए। उमर अब्दुल्ला की खुद बात आप सुनिएगा और इसके बाद इस पर रिएक्शन भी लेंगे। गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले जरा जो एग्जैक्टली बयान है वो सुन लेते हैं उमर अब्दुल्ला की तरफ से। टंगमर्ग नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो कन्वेंशन मुनक्किद हुआ जहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से बैक टू बैक ये हमले किए गए। बदकिस्मती ये कि कभी कभार जो आपके वोट लेके यहां से जीत के जाता है वो आदत से मजबूर होता है इन साजिशों में हिस्सा लेने में। लगभग 40 साल हुए जब उस वक्त खरीद फरोख्त करके जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई थी। यह हकीकत है कि अगर उस वक्त वो साजिश आपके एमएलए साहब ने नहीं रचाई होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिश रचाई गई, एक नई तंजीम को उस वक्त वजूद में लाया गया जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था। ये मेरा इल्जाम नहीं है। उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर्ग के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। यह मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। नहीं तो कल इनको इलेक्शन करने होंगे, हमें अपनी हुकूमत देनी होगी, हमें अपनी आवाज जो है दोबारा बुलंद करनी होगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और पता नहीं हमारी किस्मत क्यों कि बार बार मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है। टंगमर्ग में ये बयान दे रहे थे, ये एक तरफ की बात आपने सुनी और आपको याद होगा कि जनरल वीके सिंह जिन्होंने जो इस वक्त मरकजी वजीर भी हैं तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बात कही थी और उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन 1947 के बाद कई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ उन्होंने रेफर करते हुए कहा था कि कई लोगों ने आर्मी से पैसे लिए और उनमें से एक बयान जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर जिसको कल कोट करने की कोशिश की गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से। गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं जिन पर डायरेक्टली उंगली उठाई गई है। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम आपको कहते हैं। आपका फर्स्ट रिएक्शन, उमर अब्दुल्ला का 12 घंटे पहले स्टेटमेंट वो आपको सुना दिया और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हवाला देते हुए वो न सिर्फ ये कह रहे हैं कि बल्कि हमारी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश हुई बल्कि हालात खराब करने के लिए जिम्मेदार भी आपको ठहराया गया है। देखिए, ये जो उमर अब्दुल्ला है ये उस जमात से ताल्लुक रखता है, उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिन्होंने हमेशा फर्जी दास्तानी कायम की है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को सफर करना पड़ा। वीके सिंह ने कभी गुलाम हसन मीर पर इल्जाम नहीं लगाया। वीके सिंह ने कह दिया टू ब्लेम गुलाम हसन मीर इज टू ब्लेम गॉड। ये वीके सिंह के अल्फाज हैं। मैं उमर से बताना चाहूंगा, अगर गुलाम हसन मीर ने कुछ गलत किया था, मैं उसकी कैबिनेट में था, वाई ही डिड नॉट टर्न मी आउट? उसने क्यों मुझे फिर कैबिनेट में क्यों वही रखा? ये तो जवाब देना। क्योंकि उमर से पूछ लीजिए, जब यहाँ एजुकेशन हुआ था आप घर से बाहर निकल सकते थे? क्या ये गुलाम हसन मीर नहीं
جس نے کسان ریلیاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ کرائی اور آپ کو وہاں لیا پبلک میں جا کر. جس وقت ہوم منسٹر یہاں آیا, کیا آپ 5 لوگ اپنی پارٹی کے جمع کر سکے جو اس سے حالات بیان کرتے؟ اٹ واز غلام حسن میر, جس کے ٹنگ مرگ میں لے کر لوگوں ہوم منسٹر اور جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آئی تھی انہوں نے کیا. عمر اور فاروق عبداللہ ہر وہ شخص کانسپائریٹر لگتا جو ان کی حکومت کو چیلنج ہے. غلام حسن میر آج بھی اس کو چیلنج ہے, اس پارٹی کو چیلنج ہے. They can blame me. I have pride. جب 84 کیا, that was a democratic process. Democratically ہم نے فاروق کو حکومت سے گرا دیا. آج بھی لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے وہ کتنی تعریفیں کرتے ہیں گلشاہ سرکار کی. گلشاہ سرکار پہلی بار ایک ڈیلیوری سرکار تھی جس نے لوگوں کو دکھایا کہ سرکار کس چیز کا نام ہے. اس کے بعد ان کو کہہ دیجیے آپ پی ڈی پی کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی کانسپائریسی تھی, ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا. اور لوگوں نے راحت کا سانس لیا جب یہ حکومت سے چلے گئے. اس کا باپ حکومت سے یہاں پوٹا کس نے لگایا تھا, ٹاسک فورس کا ظلم اب بھی لوگوں کو یاد ہے. غلام حسن میر کو لوگ جانتے ہیں, غلام حسن میر کا رول ہے. لیٹ دیم نو ون انسٹنس. عمر دکھائے, فاروق دکھائے, اتنی دیر حکومت کر کے انہوں نے سے بھی کچھ کیا ہو. یہ اپنے باپ کو پوچھے. جواب دیتے جواب دیں. اس نے جو دلی میں مکان لیا ہے وہ کس کھاتے سے آیا ہے؟ یہ ایسی جماعت ہے جنہوں نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو تباہ برباد کیا ہے, جیلوں کا راستہ دکھایا ہے, گولیوں کا راستہ دکھایا ہے, قبرستان کا راستہ دکھایا. غلام حسن میر از ورکنگ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر فار دیئر ویلفیئر. غلام حسن میر چاہتا ہے کہ یہاں کے لوگ ترقی کریں, یہاں کے نوجوان گولیوں کا نشانہ نہ بنے. جی اچھا میر صاحب, اشفاق صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں, ذرا سوال بھی سنیے. یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آل از ویل ہے, 84 میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک الیکٹڈ پروسیس تھا, مفتی صاحب کی حکومت میں آنا وہ بھی ایک الیکٹڈ پروسیس تھا, لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں دوبارہ وہ جماعتیں اس طریقے سے مضبوط ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. جیسے شاہ صاحب کی ہم بات کریں, وہ دوبارہ پروسیس میں کہیں نہیں دکھے اور دوبارہ نیشنل کانفرنس آئی. کیا ہم یہ مانیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے طاقتیں ہیں جو ریئلی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو فلورش ہونے نہیں دیتے ہیں, یوز اینڈ تھرو کی پالیسی وہاں پر ہے؟ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے, فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ مجھے دکھائے یہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیت سکے 83 کے بغیر. ہمیشہ دلی کا سہارا انہوں نے لیا. 83 میں کسی طرح سے الیکشن جیتا کیونکہ اس وقت شیخ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو سمپیتھی ویو پہ فاروق نے الیکشن جیتا 83. اس کے بعد مجھے ایک الیکشن دکھائے 83 کے بعد. پہلا الیکشن 87 کا ہوا, وہی تو زوال کا باعث ہے, وہی تو حالات خراب کرنے کا باعث ہے. 96 میں فاروق عبداللہ کو دلی والوں نے پہلے کرسی بٹھا کے رکھا تھا وہیں سے ہی. اسی طرح 202 میں پھر الیکشن ہوئے تو دیور 2008 میں بتاؤ عمر کو پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آپ بن گئی. عمر کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. گاندربل سے ہوا بیروا گیا تھا, بیروا میں نذیر نے اس کو ایسا جھٹکا دیا تھا, اگر کچھ مینجمنٹ ہوتی تو یہ کہاں میں ایم ایل اے بنتا. یہ ذرا جواب ہے, یہ کہاں عوامی مقبول لیڈر ہے, اس کی کہیں کوئی کانسٹیچوئنسی ہے. اب بھی اگر الیکشن لڑے گا کسی پارٹی کے سہارے اس کو الیکشن کیا اس کو کہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ نے کیا نہیں کہا. یہاں جماعت اسلامی ان کو چیلنج کرتی رہی. جماعت اسلامی کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کی داڑھی میں شیطان بیٹھا ہوا, ایسے الفاظ استعمال کرتے. ان کو ہر کوئی وہ شخص چیلنج ہے, ہر کوئی شخص جن کو لگتا ہے وہ کانسپائریٹر ہے, جو ان کی غلط بیانی, غلط سیاست, دھوکے کی سیاست کے خلاف چیلنج ہے. غلام حسن میر اپنی پارٹی از اے چیلنج ٹو دیئر فالسیفیکیشن, یہ جو اچھا جی میر صاحب, کیا اس بیان کے بعد جس طریقے سے آپ کا نام سیدھے سیدھے آیا ہے, کیا کوئی لیگل بیٹل بھی شروع ہوگا آپ کے اور عمر کے بیچ میں؟ ارے 13 سال ہو گئے, لیٹ دیم پروو اٹ.
अब आज लोग जानते हैं गुलाम हसन मीर इज अ नोन फिगर अमंगस्ट द पीपल। इनकी गलत बयानियों से गुलाम हसन मीर की इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तैयार रहे इनके जो उम्र जवाब दे, दिल्ली का मकान कहाँ खरीदा है, किससे खरीदा है, वो पैसा कहाँ से आया वो बताए। फारूक अब्दुल्ला जवाब दे, क्रिकेट का पैसा कहाँ गया, क्रिकेट का पैसा किसने खाया, इसका जवाब दें, इनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। पर मीर साहब आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, कहना कि जनाब 84 में जो कुछ हुआ वो भी एक इलेक्टेड सिस्टम था, फिर जब पीडीपी बनी वो तो बिल्कुल एक इलेक्टेड सिस्टम था जी, लोगों ने ताउन किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो चैलेंज करता है वो इनकी आंख में खटकता है और उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से ये था। जब हमने ये पूछा क्या लीगल बैटल चलेगा, उसका दूसरा जवाब आया कि जनाब ये तो नई बातें हैं, मैं तो इससे मजबूत हो रहा हूँ। यानी लीगल बैटल लड़ने की हक में मीर साहब नहीं है। बयान आया है, अभी और भी आगे बढ़ेगा ये बयान, क्योंकि ये बयान यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके का बयान काउंटर दिया है अपनी पार्टी के सरबराह ने, उसका जरूर रिएक्शन आज पूरे दिन आप देखेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ, पूरे दिन हम आपको अपडेट भी करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सयाहत की करते हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक विजन डॉक्यूमेंट बना चुकी है और उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम महकमों की कारकर्दगी, तमाम महकमों को सुधार किस तरीके से किया जाए और फलाही स्कीमों में मजीद बेहतरी के आसार कैसे होंगे, कैसे इसको किया जाए, एक खाका खींचा जा रहा है 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट। और इसी विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सयाहत का होगा, क्योंकि सयाहत एक मेन पिलर, एक बैकबोन मानी जा रही है इकोनॉमी की जम्मू कश्मीर की। एक कल हमने एक डिस्कशन किया था कि सयाहत का एक हिस्सा जी झीलडल के अंदर हाउस बोट्स है, लेकिन क्या कुछ है कल डिटेल के साथ डिस्कस हुआ था। लेकिन आज इस खबर का एक और पहलू है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2047 तक किन चीजों को टैप करना है, उसमें क्या कुछ बड़ी बात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि सयाहत के लिए नए मंसूबों का खाका पेश किया गया है और इन नए मंसूबों के अंदर सकाफती माहौलियाती सयाहत को तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दी गई है। यानी सकाफत और सयाहती मकामात जितने भी हमारे यहाँ टूरिज्म जो है पोटेंशियल टैप करने की जो बात हो रही है, उसमें कल्चर इको टूरिज्म को टैप करने की बात हो रही है। और ये भी कोशिश की जाएगी कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत या यूनियन टेरिटरी बने जो हर एक के लिए काबिल आमदरफ्त हो, यानी एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, राजधानी के तौर पर, टूरिस्ट कैपिटल के तौर पर जम्मू कश्मीर को उभारने का मंसूबा भी तैयार दिया गया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या कुछ मजीद है। सीधे हम श्रीनगर में ही चलेंगे, जहां से मेरे साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि ये कहा गया कि हमारे पास बड़ा रिच कल्चरल हेरिटेज हमारा है, वाइब्रेंट लोकेशंस हमारे हैं, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स हमारे पास है, सेफ एनवायरनमेंट है, एकोमोडेशंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो इसमें यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ नई चीज़ों को टैप करके आगे बढ़ा जाए। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो सयाहत का एक बड़ा हिस्सा झीलडल और झीलडल के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हाउस बोट, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके वो खत्म हो रहे हैं और आइंदा 5 से 10 सालों के दरमियान मुकम्मल तौर पर ये हाउस बोट आपके तबाह हो जाएंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और दीगर चीजों की कोई पॉलिसी में जगह ही नहीं है। लेकिन जब हम साल 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ब्लूप्रिंट को देखते हैं, तो इसमें कुछ नई चीजें सामने आ रही है। नई चीजें हैं क्या, सरकार का मसवदा है क्या, और कितना ये इंप्लीमेंट हो सकता है। और ये जो ख्वाब दिखाया जा रहा है कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को हम टूरिज्म राजधानी बनाएंगे, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। देखिए गौर साहब, ये दरअसल ये जो साल 2047 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोटेंशियल है इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। और अभी तक इको टूरिज्म पर जो निर्भर है जम्मू कश्मीर की स्टेट, और अब इसमें कुछ और जो विंग्स है वो देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हेरिटेज टूरिज्म को ऐड किया जा रहा है, एडवेंचर टूरिज्म को बहुत बूस्ट किया जाने की तवक्का रखी गई है, और साथ ही साथ जो कल्चरल टूरिज्म है इसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, यहाँ का एक एडवेंचर या यहाँ की जो पहाड़ी है
یہ اس نوعیت کی ہیں کہ چاہے ٹریکنگ ہو، ایڈونچرس ٹورزم کے جو پوٹینشیل ہو وہ سب سے زیادہ یہاں پر ہے، اور ہیریٹیج میں بھی جموں کشمیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ٹیپ کرنے کے لیے جو یہ مسودہ بنایا گیا ہے، اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس پر کام کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو جموں کشمیر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن گورنر ایک اچھا موو یہ ضرور ہے جس سے سرکار بھی چاہتی ہے کہ پورے ملک کے اندر جموں کشمیر کو ایک ٹورزم اسٹیٹ بنایا جائے، اور پورے ملک کے اندر جب ٹورزم کی بات آ جائے تو کشمیر یاد آ جائے۔ اس ضمن میں جہاں کام ہو رہا ہے وہیں پر اس کے اثرات جو ہے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کے کشمیر آنے کے جو کچھ اثرات ہیں انوائرمنٹ پہ، وقتاً فوقتاً جو مختلف انوائرمنٹلسٹ ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو ماحولیات ہے اس پر اثر انداز یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اگر اس نسبت سے جو پروٹیکٹیو میجرز ہے وہ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی دلی کی طرف پولوشن بڑھنے لگا ہے، جو ہمارا جو فضا ہے، جو ہوا ہے وہ بھی بہت آلودہ ہو گئی ہے۔ پولیتھین کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے، کیونکہ جب سیاح آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مٹیریل وہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ پولیتھین پیک بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے ڈیسٹینیشن جو چوک ہو جاتی ہیں۔ تو اس نسبت سے اس مسودہ میں جو سال 2047 کے لیے ایک ویژن ڈاکومنٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے، اس میں اس چیز کا بھی ادراک کیا گیا ہے کہ جو بڑھتے ٹورزم کی وجہ سے ماحولیات پر جو منفی اثرات ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس ضمن میں بھی اس پر نظر رکھی گئی ہے، اور مختلف انوائرمنٹلسٹ اور گورنمنٹ کے مختلف انگوں کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ کل ملا کر جموں کشمیر ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے کافی پوٹینشیل رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بات یہی ہے کہ کیسے اس کو آرگنائز کیا جائے، اور آرگنائز کرنے کے بعد کیسے اس کو پروفیٹیبل بنایا جائے اور ایسا اس کو چلایا جائے کہ اس سے جموں کشمیر کے سیاحت کو چھوڑ کر انوائرمنٹ پر کوئی اثر نہ پڑے، اس نسبت سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو کیا ہم یہ آگے مانیں کا کہ یہ منصوبہ جو بلیو پرنٹ بنایا گیا ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے روایتی طور پر گلمرگ، پہلگام، سونمرگ اور اس طریقے کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے لیا جا رہا ہے، اب اس سے ہٹ کر فیسٹیولز کو آرگنائز کیا جائے گا، ایکو ٹورزم کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہے، اور یہ جو کلچرل ہیریٹیج ہمارا ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے گا، اس پر سب سے زیادہ فوکس ہوگا، اور یہ جو انسین ڈیسٹینیشنز ابھی باتیں ہو رہی ہے تقریباً 30 سے 40 انسین ڈیسٹینیشن جو ابھی تک بھی ہڈن ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ کیا یہ مسودہ ہے کہ 2000 یہ جو نیا مسودہ بلیو پرنٹ کا ہے اس کو زیادہ جگہ دی گئی ہے تاکہ یہ جو کیپٹل آف ٹورزم بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے گور ایک ریکٹینگولر بنایا گیا ہے، ایک ریکٹینگولر، اس سے پہلے صرف ایک ہی چیز پہ فوکس ہوتا تھا کہ گلمرگ، پہلگام یا کچھ جو نون پلیسز ہے وہاں پر لوگوں کو جانے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن اب اس میں مزید ایک ٹرائنگل کی صورت میں ایک 3 کونے جو ہے وہ اور ملائے گئے جس میں ہیریٹیج ٹورزم ہے، کیونکہ جموں کشمیر کا ایک ریچ ہیریٹیج ہے، کلچر بھی یہاں کا کافی ریچ ہے، اور ایڈونچر جو ہے یہاں کا جو ٹوپوگرافی ہے جموں کشمیر کی ایک ہلی اسٹیٹ ہے، تو اس وجہ سے جو ایڈونچر ٹورزم ہے اس کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اب سرکار ان 3 چیزوں کو اس میں ایڈ آن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپارٹ فرام کی جو ایک روایتی یہاں پر ڈیسٹینیشنز ہے ان کو ملا کے ایک ریکٹینگل بنتا ہے یا ایک چکورا بنتا ہے جس میں ہر ڈائمنشن کو سرکار ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ ابھی ایک مسودہ ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن باقی ہے، اور اس امپلیمنٹیشن کے دوران کس طرح کی قباحتیں آ جائیں گی، کس طرح کے جو لوپ ہولز ہوں گے یا اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہوں گی وہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے، امپلیمنٹ کرنے کے دوران ہی پتہ چلتی ہے، لیکن مسودہ ہے، بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس مسودے کے اندر انوائرمنٹ پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں اور یہاں کا ٹورزم جو ہے جموں کشمیر کا، چاہے جس کا جو بھی کونا ہے، جو بھی اینگل ہے، اگر یہاں کا ماحولیات ٹھیک نہیں رہتا ہے تو کوئی بھی، چاہے ہیریٹیج ہو، چاہے کلچرل ہو، چاہے ایڈونچر ٹورزم ہو یا ایکو ٹورزم ہو، کوئی بھی ٹورزم کا حصہ جو ہے یہاں پر سیف نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس یہاں کا انوائرمنٹ سیف نہ رہے گا۔ تو اس نسبت سے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پیکج میں یہ ساری چیزیں لی جائیں گی، اس نسبت سے اب کام کرنے کی ضرورت بھی بتائی گئی ہے، اور یہ کام کیا اس نوعیت سے کیا ہو جائے گا، اور اگر یہ کام اس نوعیت سے ہو جائے گا تو جموں کشمیر واقعی سال 2047 سے پہلے ہی ایک ٹورزم اسٹیٹ آف انڈیا ہو سکتی ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन बहुत करने बहुत के लिए, शुक्रिया जी तफसीलात ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि ब्लू प्रिंट के अंदर किस तरीके का मसवदा और क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है रियासत जम्मू कश्मीर को। बहरहाल 9:16 का वक्त हुआ चाहता है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तिजारती वक्फे के फौरन बाद आएंगे तो खबर जरा आगे बताएंगे आपको कि शहर चाहे जम्मू का हो या कश्मीर का हो, अब ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ कदम उठाए गए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस निकालना आज के दिन में भी जोए शीर के बराबर है। क्या मामला है, डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। सलाम जी की।